नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है नारीवाद। सृष्टि की संरचना के दो पहलू, पुरुष और नारी, जिससे समाज की संरचना, परिवार की संरचना होती है। आप सभी को विदित है, दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण हैं, नर और नारी। लेकिन सामाजिक कुछ मूल्य ऐसे हैं, सिद्धांत ऐसे हैं, कार्य ऐसे हैं जिसमें नारी को दोयम दर्जे से देखा जाता है। नारीवाद यानी प्राचीन समय और आज के समय का यदि हम अलग अलग विश्लेषण करें तो नारियों की स्थिति आज भी शोषण है, पहले भी शोषण होता था। लेकिन शोषण की जो प्रक्रियाएं हैं वो बदल गई। बाल विवाह है, बहुविवाह प्रथा पर, बहुविवाह, दहेज प्रथा, नारी अशिक्षा, सती प्रथा, ये सब, विधवा विवाह पर रोक, ये सारे चीज़ें नारी को शोषण की ओर ले जाती हैं। आज की स्थिति यदि देखें तो घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, देह शोषण और अनेकों अनेक ऐसे पहलू हैं जो नारी शोषण से संबंध रखते हैं। लेकिन जब हम इस बात पर विचार करते हैं, नारी जो सृष्टि की संरचना की महत्वपूर्ण कड़ी है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम या भारतीय सामाजिक व्यवस्था देखें तो मनुस्मृति में हमें ये विदित होता है, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते, पूजनीय बताया गया। अध्यात्म के बहुत सारे ऐसे पर्व हैं, जैसे नवरात्र, कन्या पूजन में घर घर में छोटी छोटी कन्याओं की पूजा होती है। लेकिन बड़ी समस्या कन्या भ्रूण हत्या, कि कन्याओं को जन्म देने से पहले ही मार दिया जाए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू भी है और जटिल समस्या भी है और नारियों के लिए एक चुनौती भी है। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं नारीवाद। महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत सारे कानून बने, उन्हें मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार मिला। राजनीतिक क्षेत्र में भी आज वो अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। कोई भी ऐसी फील्ड क्षेत्र नहीं जहाँ वो कार्य न कर रही हो, चाहे वो सेना का हो, चाहे वो उद्योग का हो, प्रशासनिक कार्य हो, राजनीतिक कार्य हो, सामाजिक दायित्व हो, घर से लेकर अनेकों अनेक ऐसे क्षेत्र जहाँ नारी अपना परचम फहराए हुए। लेकिन दो विचारधाराओं को दो प्रकार में बांटा गया है। एक तो है उदारवादी नारीवाद। उदारवादी नारीवाद से तात्पर्य है महिलाएं, ये तो आप सभी को विदित है कि पुरुष प्रधान समाज है, महिलाओं को घर के चार दीवारी में रहकर कार्य करना है। थोड़ा स्थिति में बदलाव आया और ये बदलाव ये कहता है कि घर के कार्यों के साथ साथ महिलाएं बाहर के कार्यों को भी संपन्न कर सकती हैं, यदि उन्हें आवश्यकता है, परिस्थितियां ऐसी हैं तो वह बाहर के दायित्वों का निर्वहन भी कर सकती है, बाहर भी भूमिका निभा सकती है, घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर। उदारवादी दृष्टिकोण उदार है इस मामले में, यानी बाउंडेशन नहीं है कि केवल और केवल महिलाओं को घर में रहकर ही कार्य करना है, ऐसा नहीं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहता है कि नारी के शोषण के दो कारण हैं।
एक तो पुरुष प्रधान सत्ता समाज, दूसरा निजी स्वामित्व। मार्क्सवाद कहता है कि पुरुषों की प्रधानता को कम करने के लिए समानता स्थापित करते हुए मात्र सत्तात्मक सत्ता को भी स्वीकार किया जाए, यानी माँ से भी पहचान हो बच्चे की और माँ के नाम से ही कार्य संपन्न हो सकते हो, ऐसा कार्य होना चाहिए। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व की व्यवस्था को भी खत्म करना चाहिए, यानी निजीकरण नहीं होना चाहिए। जैसा कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण में कहा गया है, सभी को काम के बदले में दाम मिले, वही दृष्टिकोण यहाँ भी है कि शोषण ना हो, अत्याचार ना हो, दुर्व्यवहार ना हो, दोयम दर्जा ना हो, समानता के आधार को स्थापित किया जाए, पुरुषों के बराबर महिलाओं को अधिकार मिले, पहचान मिले। फिर है उग्रवादी नारीवाद। उग्रवादी नारीवाद में भी समाज की प्रधानता पुरुष समाज के पास है। परिवारों का संचालन पुरुषों के द्वारा बाहर के कार्यों से अर्जित करते हुए, अर्निंग करते हुए, आर्थिक नियोजन करते हुए, आर्थिक व्यवस्था करते हुए अपने घर का संचालन करना है। महिलाएं घर की चार दीवारी में रहकर बच्चों का पालन पोषण करें, लेकिन यहाँ पर ये बात कही गई है कि वह महिलाएं सामाजिक दायित्वों से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करना के लिए उसे भी सुअवसर मिलना चाहिए, यानी केवल उसे घर की चार दीवारी में बांध कर न रखा जाए, उसे बाहर निकलकर बाहर के कार्यों को निपटाने के लिए स्वतंत्रता चाहिए और उसे कॉन्फिडेंस उसका बिल्डअप हो, बढ़े। इसके लिए आत्मनिर्भरता के लिए वो अपना रोजगार भी ढूंढकर कार्य कर सकती। नारीवाद के लक्षण, नारीवाद और परिवार, ये तो प्राचीन परंपरा से लेकर आज तक ये हमारे परिवारों के संचालन में मातृशक्ति का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। परिवार में बच्चों का पालन पोषण करना, शिक्षा संस्कार देना, आहार व्यवहार सिखाना सब माँ के दायित्व माने जाते हैं। लेकिन परिवार में उसके अलग एक पहचान भी रहे और उस पहचान में उसे उसके अधिकारों और कर्तव्यों दोनों में मतलब बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंसेस ना हो। कहने का तात्पर्य केवल वह कर्तव्य परायण ही बनी रहे ऐसा नहीं, उसे अपने अस्तित्व, अपनी पहचान, अपना आदर्श, अपने कार्यक्रमों को अपनाने की पूरी छूट होनी चाहिए। यदि कोई महिला विवाह नहीं करती तो भी उसे उतना ही प्रतिष्ठित माना जाना चाहिए जितनी प्रतिष्ठा वैवाहिक जीवन के बाद एक महिला को मिलती है, यानी उसका अपना जीवन है, जीने का ढंग है, जीने की कला है और उसका व्यवहार वो अपने स्वतंत्र जीवन जीने के लिए नियमानुसार या कानून के अंतर्गत समान अधिकारों का उपभोग करने के लिए सक्षम तरीके से कार्य कर सकती। नारीवाद और सामाजिक जीवन या कार्य व्यवहार में विविध क्षेत्र, समय के साथ साथ जितने भी परिवर्तन हुए, नारीवाद में भी हमें देखने को मिला कि आज कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं जिसमें महिलाएं अपना दायित्व, अपना अस्तित्व, अपनी पहचान, अपना डिसीजन, निर्णायक भूमिका निभाने में अग्रणीय न हो, क्योंकि अब समय और परिस्थिति की ये मांग है जिसमें
पुरुष और महिला बराबर का हक प्राप्त करते हुए परिवार, समाज व राष्ट्र की उन्नति की सहभागी बन सकते हैं। जो कार्य व्यवहार में बढ़ोतरी हुई है, विस्तार हुआ है, वो भी महिलाओं के अधिकारों और उसके विकास में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। कमियां बहुत हैं, शोषण भी है, आज दुर्व्यवहार भी कायम है, लेकिन नियम और कानून जो है वो समाज में व्यवस्था बनाए रखने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। नारीवाद और राजनीति। राजनीतिक क्षेत्र जिसमें सरकार और राज्य से संबंधित बातें होती हैं, और सामाजिक क्षेत्र जिसमें पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण रहता है। आप सभी को विदित है कि बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह पर रोक, नारी शिक्षा, पर्दा प्रथा इत्यादि अनेक कुरीतियाँ ऐसी थी जो महिलाओं के शोषण से संबंधित थी। लेकिन आज राजनैतिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व के माध्यम से, संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में अधिकाधिक मात्रा में महिलाएं सहभागिता अदा कर सकती हैं, राजनीति में हिस्सा ले रही हैं, आगे बढ़ चढ़कर निर्णायक की भूमिका अदा कर रही हैं। ये अपने आप में इसकी उन्नति और विकास में सहायक सिद्ध हो रही है। नारी एकता, नारी नारी सहयोग। नारीवाद एक इस बात पर भी बल देता है कि संगठन में शक्ति होती है। राष्ट्रीय महिला आयोग, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बालिका दिवस या छोटे छोटे समूह के रूप में संगठित होकर महिलाएं यदि अपने अधिकारों, अपने दायित्वों की पूर्ति संगठित होकर करती हैं, तो होने वाली समस्याएं या आने वाली समस्याएं को संगठित रूप से चुनौती दी जा सकती है और उनका समस्याओं का निवारण भी किया जा सकता है। नारीवाद लक्ष्य प्राप्ति हेतु कानून निर्माण और प्रशासनिक व्यवस्था। नारीवाद नारी समानता, स्वतंत्रता की पक्षधर सिद्धांत और कार्यक्रम है और इससे पूर्णता देने के लिए, प्राथमिकता देने के लिए, सर्वोच्चता देने के लिए, समस्याओं के निदान के लिए नियमों का निर्माण होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक नियमों का निर्माण नहीं होता और क्रियान्वयन नहीं होता, सख्ती से उसकी अनुपालना नहीं करवाई जाती, तब तक समाज में होने वाले आपराधिक कार्यों को रोका नहीं जा सकता। क्योंकि अपराध की बढ़ती प्रवृत्तियां, जिसमें हम नारी शोषण, देश शोषण की बात करते हैं, आप सभी को विदित है, बढ़ोतरी भी बहुत हुई, समस्याएं सामने भी बहुत आई और कानून का कठोर दंड भी एक उसे बैलेंस करने के लिए अपने स्तर पर प्रशासनिक, राजनीतिक, कानूनी और समाजसेवी संगठनों के प्रयासों से सामाजिक समस्याओं के निवारण पर भी बल मिला। नारी जागरण मानवता के उत्थान का मूल आधार है। जागरण, नारी जागरण, जागरण का मतलब है जागृति पैदा होना, अपने हक और अधिकार के लिए जागृत होना, अपनी सुरक्षा के लिए जागृत रहना, अपने शोषण से उन्मुक्त होने के लिए सजग रहना और आत्मबल, आत्मसम्मान, आत्म सुरक्षा के गुर सीख लेना। नारी जागरण मानवता के उत्थान का मूल आधार माना गया है। मानवता, मानवता का मतलब है विश्व बंधुत्व की भावना, कोई असमान दृष्टिकोण ना हो, अत्याचार ना हो, असमानता ना हो, शोषण ना हो, दुर्व्यवहार ना हो, ये सब बातें इसमें आती हैं। और जागरण का मतलब हो गया कि हमने बहुत सहन कर लिया, अब सहन नहीं करेंगे। यानी एक समय सीमा होती है हर चीज़ की, अति सर्वत्र वर्जते, अति नहीं होनी चाहिए। फील्ड चाहे कोई भी हो, क्षेत्र चाहे कोई भी हो,
तो नारी जागरण के उत्थान में ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, जागृति। जब तक नारी महिला सशक्त होने के लिए अपने अधिकारों के और दायित्वों के, कर्तव्यों के, भले के बुरे के बारे में नहीं सोचेगी, नहीं जानेगी, नहीं समझेगी और आगे बढ़कर नहीं बोलेगी, तो उसका निदान नहीं हो सकता। इसलिए बहुत ही विवेक से, समझदारी से, सामंजस्य से हर समस्या के समाधान में सहायक नारी, नारीवाद, महिला सशक्तिकरण हर क्षेत्र में अग्रणी है। सबसे मुख्य बात है, यदि शिक्षित नारी है तो ऐसा सभी का मानना है कि एक महिला के पढ़ने से, एक बालिका के पढ़ने से, एक नारी के पढ़ने से 7 पीढ़ियों तक का कल्याण हो जाता है। तो नारीवाद के क्षेत्र में ये एक महत्वपूर्ण पहलू माना गया है, माना जाना